मोदी से लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं, यानी मुलाकात शुरू हो चुकी है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। ये बड़ी अपडेट है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो प्रधानमंत्री आवास से निकलकर जेपी नड्डा के यहां पहुंचे थे और अब जेपी नड्डा से मुलाकात चल रही है। ये मुलाकात कितनी लंबी हो सकती है, इसमें क्या महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात के ठीक बाद बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात, इसके भी अपने आप में कई मायने हैं और कई तरह के कयास इस वक्त राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं, यूपी से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि अब आने वाले चुनाव में क्या नई पटकथा लिखी जानी है, ये उसकी शुरुआत है, ये उसकी तैयारी है। क्या संगठन में कोई बदलाव होने वाला है, कैबिनेट में कोई बदलाव होने वाला है, या फिर कोई बड़ी रणनीति के साथ बीजेपी इस वक्त चुनाव में उतरेगी। इन तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाना है, यह कहा गया, हालांकि सूत्रों के हवाले से, पार्टी सूत्रों के हवाले से, कि इन्हीं पर प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। कोविड काल में क्या चुनौतियां रही, आगे चुनाव में क्या चुनौतियां रहेंगी, कैसे आगे की रणनीति होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर यह मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। लेकिन अब सीधा जेपी नड्डा के आवास पर जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, मुलाकात शुरू हुई है, तो फिर अब ये सबके जहन में है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात में वो कौन से मुद्दे थे। और इसी बीच ट्वीट भी कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उन्होंने कहा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, पीएम मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने, पीएम के मार्गदर्शन का सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इससे पहले पीएमओ ही तस्वीर ट्वीट करता है और फिर उसके बाद उसी तस्वीर के साथ ये ट्वीट आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य मिला है, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो फिर कई तरह के अभी कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद पीएमओ की तरफ से एक तस्वीर ट्वीट की जाती है दोनों की मुलाकात की, और जेपी नड्डा से मुलाकात वो करने पहुंचे हैं, लेकिन इसी दौरान तस्वीर को ट्वीट करते हुए वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन का सौभाग्य मिला। ये शिष्टाचार भेंट थी जो दिल्ली में आज प्रधानमंत्री से हुई है। रविंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। इसी दौरान ये ट्वीट कर देना तस्वीर के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, उसमें जाहिर सी बात है पीएमओ का पहले ट्वीट हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का, लेकिन जो लाइन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, हाँ। जाहिर सी बात है जो हम लगातार सुबह से बातचीत कर रहे हैं उसी दरमियान है, क्योंकि पीएम का ही मार्गदर्शन मिलेगा। और कल से भी बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जो कद एक समय अटल बिहारी वाजपेयी का होता था, उसके बाद जब उनके स्वास्थ्य खराब हुए तो लाल कृष्ण आडवाणी का जो मार्गदर्शक बन गए, मार्गदर्शन उनका मिलता था, कहीं ना कहीं अभी वही कद अगर देखा जाए बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो सर्वोच्च नेता भी हैं, सर्वोच्च चेहरा भी है और मार्गदर्शन भी हैं करते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जितने मुद्दे थे उनके, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, योजनाओं को लेकर हो, विकास के एजेंडे को लेकर हो, राजनीति को लेकर हो, खुद की राजनीति को लेकर हो, पार्टी की राजनीति को हो, विपक्ष की राजनीति को लेकर हो, कहीं ना कहीं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद जाहिर सी बात है जो निर्देश या फिर जो मार्गदर्शन योगी आदित्यनाथ को मिला होगा उसी का उन्होंने व्यक्तिकरण किया है अपने ट्वीट में। अब उसके बाद जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद तीनों का क्रोनोलॉजी देखिए आप, कि पहले अमित शाह से बात होती है, अमित शाह से जो मुलाकात होती है उसमें सख्ती भी बताई जाती है कि आप अपनी कार्यशैली बदलिए। योगी आदित्यनाथ अपनी शिकायत भी करते हैं कि कौन उनके खिलाफ इस तरह के प्रोपगंडा फैला रहा है, और अमित शाह पूरी बातों को रखते हैं कि किस तरह से जो विधायक हैं, जो मंत्री है, जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर आगे आपको कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और सारी स्ट्रैटेजी बनती है विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें कोरोना भी आता है, विकास भी आता है और लोगों के बीच में पहुंचना भी आता है। और अब जो भी फैसले हुए होंगे, चाहे निर्देशन मिला होगा, उसको जमीन पर कैसे उतारना है, ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाएगा। तो एक बात जो हम लोग बार पहले भी कर रहे थे, एक कि जो बीजेपी ने तय कर लिया है और संघ ने भी तय किया था, और योगी आदित्यनाथ की जो तीनों मुलाकात हुई, इसकी पृष्ठभूमि कम से कम हम सबको ये समझना होगा कि येदियुरप्पा को जो डिस्टर्ब किया गया था, पूरी पार्टी वहां से एक तरह से खत्म हो गई थी और बीजेपी को वहां विपक्ष में जाना पड़ता। हाँ। उसके बाद ही स्ट्रेटेजी बनी थी कि जो कद्दावर नेता हैं स्टेट का, उनको हमें छेड़ना नहीं है। आप सुशील मोदी को देखिए, सालों तक वो बीजेपी के वहाँ सर्वमान्य नेता रहे हैं, अब जाकर उनको दिल्ली लाया गया है। उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान हो, हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स रहा है,
उसमें कोई कहीं ना कहीं केंद्र के कुछ नेता शामिल रहे, लेकिन पार्टी आज भी मानती है कि वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, येदियुरप्पा हो, शिवराज सिंह चौहान तो एक बहुत बड़ा उदाहरण के तौर पर भी रहा है रविंद्र, जिसको सबने देखा है। विशाल, क्या यही कारण है इसलिए फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है? मैंने जो सवाल रविंद्र से किया था ब्रेक से पहले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड को जनता ने सराहा, खुद प्रधानमंत्री ने कई बार तारीफ की है, लेकिन ये जो अंदरूनी कलह है, किसे प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है? देखिए पयोधी, ये तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें योगी आदित्यनाथ को भी बता दी गई हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कई बातें नेतृत्व के सामने रख दी हैं, क्योंकि जो परेशानियां यूपी में आई या फिर जो फीडबैक अमित शाह को या पार्टी को मिला उत्तर प्रदेश के अलग अलग नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, तो वो सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी गई हैं। अब इसमें एक बीच का रास्ता निकालने पर बात जरूर हुई होगी, कैसे सबको साथ लेकर चला जाए, कैसे की सुनी जाए, क्योंकि आप देखिए चुनाव में कोई बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं और बीजेपी कोई बहुत बड़े स्टेप उत्तर प्रदेश में लेने की स्थिति में फिलहाल दिखती नहीं है। इसलिए कैसे सभी लोगों को जो तमाम चीजें हैं उनको साथ में लेकर चला जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अब जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। जैसा रविंद्र जी बता रहे थे, जो भी फैसला हुआ होगा, जो बातें योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाएंगी, वो सारा अंतिम अमली जामा पहनाने के लिए जेपी नड्डा 17 में तो आपको नई सरकार बनानी थी, अपना संगठन मजबूत करना था, आपने कैबिनेट बनाई तो आपने सब सारे हर वर्ग से आपने चेहरों को शामिल कर जिम्मेदारी दे दी, लेकिन इस बार तो आपको उन क्षेत्रीय दलों से भी निपटना है जो आपसे नाराज हैं और अंदर खानी अपनी गुटबाजी को आपको खत्म करना है। डबल चैलेंज है। बिल्कुल पयोधी, देखिए और ये चैलेंज अमित शाह बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और अमित शाह को सारी रिपोर्ट सुनील बंसल ने यहां से दी है, क्योंकि सुनील बंसल लगातार संगठन और सरकार के बीच में बातचीत करते रहते हैं और अमित शाह को यह पता है कि ओबीसी वोट बैंक एक बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में बनकर उभरा है। और विपक्ष की अगर बात करें, देखिए जब सीधी लड़ाई किसी भी राज्य में होती है तो बीजेपी को थोड़ा चिंता जरूर करनी होती है। बंगाल में ममता बनर्जी से सीधी लड़ाई हुई तो वहां पर बीजेपी को नुकसान हो गया और उत्तर प्रदेश में भी कुछ बंगाल जैसा मॉडल ही दिखाई दे रहा है कि यहां पर भी आने वाले दिनों में लड़ाई बीजेपी वर्सेस सपा ही सीधे तौर पर होगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ओबीसी वोट बैंक को कैसे बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में जोड़कर रखा जाए, इसी की रणनीति अमित शाह, संगठन, संघ हर कोई तैयार कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ चेहरा जरूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पर भी पार्टी अपने तमाम चीजें अब बताएगी कि आपको कैसे काम करना है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है। आप अकेले उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें नो डाउट कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत बड़ा है, वो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। इस वक्त देश में उनकी लोकप्रियता देश के अलग अलग राज्यों में है, उनकी रैलियां मांगी जाती हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करेंगे तो यहां पर जातीय समीकरण बहुत कुछ काम करता है और जातीय समीकरण का असर यह होता है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं और निषाद वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जाता है, वो गोरखपुर सीट अपनी हार जाते हैं उपचुनाव में। तो यहां की जातीय समीकरण को बीजेपी बिल्कुल भूल नहीं सकती है, इसीलिए वो हर एक उस व्यक्ति को, हर एक उस छोटे दल को अपने साथ लेकर उत्तर प्रदेश के 22 के चुनाव में जाना चाहती है, जिससे उनको 5000 10,000 वोट का भी फायदा हो सकता है। और यह रणनीति माइक्रो मैनेजमेंट की अमित शाह की रहती है। अमित शाह कोई भी चुनाव किसी के भरोसे नहीं छोड़ते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अब वो अपने लेफ्टिनेंट को तमाम सक्रिय कर रहे हैं, जो अलग अलग चाहे संगठन में हो या सरकार में हो, वही लोग उनको लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं और उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो बड़े ओबीसी चेहरे भारतीय जनता पार्टी में दूसरी पार्टियों से आए थे, उनको अमित शाह ही लेकर आए थे, जिसमें अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, ये सब पूर्वांचल के नाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी को बदायूं से सांसद बनाया, धर्मेंद्र यादव को उन्होंने चुनाव हरा दिया। इसके अलावा आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य को 2017 में यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो ऐसे कई नाम हैं जिस पर अमित शाह ने काम किया था। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से आते हैं, वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, उनको अपने साथ लेकर आए। तो जो छोटी छोटी जातियों का पॉकेट था वो उन्होंने भरा था, तब जाकर 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई थी। लेकिन 17 से 22 ये जो 5 साल बीता है, इस दौरान कई उनके सहयोगी दल नाराज हो गए और कई जो उनके ओबीसी चेहरे उत्तर प्रदेश में थे वो नाराज हो गए। देखिए रविंद्र जी कह रहे थे कि प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, मंत्रियों को कामकाज की छूट दी गई है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जिस भी मंत्री से बात करेंगे वो मंत्री तुरंत हाथ खड़े कर देता है कि हमें अपना सम्मान बचाना है, इसलिए हम लोग चुपचाप बैठे हैं। और उनके पास कोई इतनी स्वतंत्रता काम करने की होती नहीं है। उनके विभाग में फैसले उनके विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव लेते हैं। उनको बहुत ज्यादा फैसले लेने
की छूट भी नहीं होती है। और ठीक जो है। भी इस वक्त उत्तर प्रदेश के मंत्री या लोग हमें सुन रहे होंगे वो इस बात को महसूस करते हैं, हमें बताते हैं जब उनके साथ हम और कभी क्योंकि बैठते चुनाव हैं, है कोई तो ये बातचीत करते स्वाभाविक हैं, अपना है, ये वो दुख दर्द लोग बताते जो हैं कि पिछले हमारे साथ 4.5 ये साल स्थिति से है। शांत बैठे हुए थे, अब उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला है तो वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बात तो उन्हीं के राज्य के चुनाव की है। लेकिन रविंद्र, मैं आ रही हूं आपके पास Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.